हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है प्रधान शिक्षक परीक्षा पर रोक लगने के बाद मैंने अपने चैनल पर आपको इसका रिवीजन कराना शुरू कर दिया है और जिसकी शुरुआत मैंने डीएलएड सिलेबस से की है। और इसमें मैंने आपको बच्चे तथा बचपन बाल अधिकारों का संदर्भ इन दोनों का पहला वीडियो जो था वो डिटेल में और फिर उसके बाद एमसीक्यू, यानी दोनों वीडियो का पहले डिटेल और फिर एमसीक्यू आपके बीच में रखा है। और पिछले वीडियो में मैंने टॉपिक नंबर 3 विद्यालय शिक्षा और समाज का डिटेल का वीडियो आपके बीच में पोस्ट किया था। उम्मीद है इससे आपको बहुत सारा ज्ञान अर्जित हुआ होगा और बहुत सी चीजें आपको रिवीजन भी हुई होगी। आज इस वीडियो में मैं आपको विद्यालय शिक्षा और समाज अंतर संबंधों की समझ जो यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 3 है उसका एमसीक्यू लेकर के उपस्थित हूं। और मैंने कोशिश किया है कि पूरे ये जो चैप्टर है उसको फॉलो किया जाए इस एमसीक्यू के द्वारा। मैंने सभी क्वेश्चंस को जो संग्रहित किया है आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके किया है और सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही एसेंशियल है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का क्या अर्थ है। ऑप्शन आप देख लीजिए। किसी का अपना सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना। ऑप्शन सी है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ऑप्शन डी है हमेशा सामाजिक मानदंडों का पालन करना। तो जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का अर्थ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है, क्या है। ऑप्शन देख लीजिए। भाषा कौशल का विकास, सामाजिक नागरिकता का विकास, दंड देना या व्यक्तित्व विकास। उपयुक्त में से कोई ना, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तित्व विकास। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा हुआ है, शिक्षा परिवर्तन का एक साधन है जो कार्य समाज में परिवार, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक संस्थाओं द्वारा होता है वह आज शिक्षण संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों उक्त कथन किसका है आपने समझ लिया। अब ऑप्शन देख लीजिए। कांट, डॉक्टर राधाकृष्णन, जे कृष्णमूर्ति या मैकेंजी। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर राधा कृष्णन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, शिक्षा के उद्देश्य है या हैं। अभी हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन में कि शिक्षा का इनमें से एक उद्देश्य है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें कौन सा उद्देश्य है या हैं, एक से अधिक हैं या एक हैं। ऑप्शन देख लीजिए। बालक की क्षमता का विकास करना बिल्कुल शिक्षा का उद्देश्य है। सामाजिक एवं मानवीय मूल्य का विकास करना ये भी शिक्षा का उद्देश्य है। जीवन शैली को व्यापक बनाना भी शिक्षा का उद्देश्य है और ज्ञानार्जन के अनुसार जीविकोपार्जन करना भी शिक्षा का उद्देश्य है। यानी यहाँ पर जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई है, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि शिक्षा के कार्य नहीं है। कौन सा इसमें शिक्षा का कार्य नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए। व्यक्तित्व का विकास, वातावरण से समायोजन, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति या आत्मनिर्भरता की कमी। अब देखिए शिक्षा के कार्य नहीं है। व्यक्तित्व का विकास शिक्षा का कार्य है, वातावरण से समायोजन शिक्षा का कार्य है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ये भी शिक्षा का कार्य है। तो कौन शिक्षा का कार्य नहीं है, आत्मनिर्भरता की कमी। ये तो हो ही नहीं सकता, आत्मनिर्भरता की तो वृद्धि होती है। तो जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, आत्मनिर्भरता की कमी शिक्षा का कार्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि शिक्षा वह चीज है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। यह विचार किसने दिया है। ऑप्शन देख लीजिए। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूल्य शिक्षा का अर्थ है छात्रों को स्वस्थ बनाना, छात्र को नौकरी के अनुकूल बनाना, सद्गुणों का विकास करना या व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। तो इसका जो सही जवाब होगा, देखिए क्वेश्चन क्या है, मूल्य शिक्षा का अर्थ। यह नहीं है कि शिक्षा का अर्थ, मूल्य शिक्षा का अर्थ। तो मूल्य शिक्षा का अर्थ जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सद्गुणों का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 8 और ऑप्शन देखिएगा।
देखिए ऑप्शन ऐसा है कि आपको लगेगा कि शायद ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। तो विद्यालय सामाजिक संस्थाएं हैं क्योंकि वे हमारी संस्कृति के ज्ञान, विचारों और रीति रिवाजों को भावी पीढ़ियों में संरक्षित और स्थापित करते हैं। स्थापित करना, सामाजिक प्रगति के तरीकों और साधनों का सुझाव देते हैं। ऑप्शन सी है सामाजिक समस्याओं के समाधान का सुझाव दें। वो विद्यालय सामाजिक संस्था है क्योंकि वो सुझाव देते हैं सामाजिक समस्याओं के समाधान का। और फिर है ऑप्शन डी है समाज द्वारा स्थापित है। तो दोस्तों विद्यालय सामाजिक संस्थाएं हैं क्यों है, इसमें जो सटीक जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, समाज द्वारा स्थापित है, इसलिए विद्यालय सामाजिक संस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शैक्षिक समाज शास्त्र व्यक्तित्व और उसके सांस्कृतिक वातावरण की बातचीत का अध्ययन है। यह किनके द्वारा कहा गया था? मैं फिर से पढ़ता हूं। शैक्षिक समाजशास्त्र व्यक्ति और उसके सांस्कृतिक वातावरण के बातचीत का अध्ययन है। यह किनके द्वारा कहा गया था? भूरा, कार्टर, ओटोबे या स्किनर? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ओटोबे। आप इसे जरूर नोट कर लेंगे और एक दो बार आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों के बारे में सही नहीं है। तो वे मतलब कौन? स्कूल। तो स्कूल जो है विद्यालयों के बारे में यहां पर कहा गया है कि वे आवश्यक रूप से सामाजिक और आर्थिक स्थितियों और हमारी सभ्यता में परिवर्तन से प्रभावित है। स्कूल जो है वे सामाजिक परिवर्तन के शक्तिशाली उपकरण होते हैं। वे संघर्ष और विघटन के संभावित एजेंट हैं। ऑप्शन डी है वे सांस्कृतिक संचरण की सामाजिक एजेंसियां हैं। तो दोस्तों जो स्कूलों के बारे में सही नहीं है पहले देख लेते हैं कौन सही है। अब ऑप्शन ए जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वे सामाजिक रूप से वे आवश्यक रूप से सामाजिक और आर्थिक स्थितियों और हमारी सभ्यता में परिवर्तन से प्रभावित है। ऑप्शन बी है वे सामाजिक परिवर्तन के शक्तिशाली उपकरण है, बिल्कुल है। वे संघर्ष और विघटन के संभावित एजेंट है, ये नहीं होगा। वे सांस्कृतिक संचरण के सामाजिक एजेंसियां तो बिल्कुल ही है। तो सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ये जो कथन है स्कूलों के बारे में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा के किस पहलू से संबंधित है? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या मनोवैज्ञानिक? तो दोस्तों शैक्षिक समाजशास्त्र जो है शिक्षा के सामाजिक पहलू से संबंधित है। नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता? समाज और उसके सामाजिक संस्थानों की संस्कृति, सामाजिक वर्ग संरचनाएं, समाज का उच्च मध्यम वर्ग या समाज का राजनीतिक संगठन? तो कौन है जो शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता? तो जो भी आप ऑप्शन देख रहे हैं उसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, समाज का उच्च मध्यम वर्ग जो है वो शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। बाकी जितना भी आप देख रहे हैं ऑप्शन ए हो, ऑप्शन बी हो, ऑप्शन डी हो, ये सभी शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कौन नहीं करता है? ऑप्शन सी, समाज का उच्च मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिवार के बारे में सही नहीं है? अब देखिए अगर हम समाज की बात करते हैं तो परिवार की बात करेंगे। तो ऑप्शन ए है विद्यालय की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो इन सब में जरूरी है कि परिवार की भी एक भूमिका होती है। अब कौन सा कथन जो है परिवार के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए। बच्चे पैदा करने के लिए यह एकमात्र सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त संबंध है। ऑप्शन बी है यह समाज की एकमात्र संस्था है जो बच्चे के व्यक्तित्व के विकास को पूरा करती है। ऑप्शन सी है यह बच्चे के समाजीकरण और पालन पोषण के लिए एक आवश्यक एजेंसी है। ऑप्शन डी है एकमात्र महत्वपूर्ण एजेंसी है जो बच्चे को समाज की संस्कृति से परिचित कराती है। तो ऑप्शन डी भी सही है, सी भी सही है और ए भी सही है। अब देखिए ये समाज की एकमात्र संस्था तो है नहीं जो बच्चे के व्यक्तित्व को के विकास को पूरा करती है। बहुत सी सामाजिक संस्थाएं हैं जो बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में अहम भूमिका निभाती है। तो जो सही जवाब होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ये जो है वो परिवार के बारे में सही नहीं है, ये कथन ऑप्शन बी। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि परिवार के बारे में कौन कौन से चीजें यहाँ पर जो कौन कौन से कथन सही थे। तो उसके बाद ये तो जानना भी जरूरी है कि परिवार जो है बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करती है, औपचारिक, अनौपचारिक, जानबूझकर या नियमित, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अनौपचारिक शिक्षा परिवार बच्चे को प्रदान करती है। अगर परिवार जो है वो अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करती है तो विद्यालयों द्वारा
विद्यालयों द्वारा बच्चे को प्रदान की जाने वाली शिक्षा कैसी शिक्षा है? औपचारिक, अनौपचारिक, अत्यधिक मानकीकृत या पारंपरिक? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। औपचारिक शिक्षा विद्यालयों द्वारा बच्चे को प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि एक सामाजिक संस्था के रूप में विद्यालय के बारे में कौन सा गलत है? तो और यहां पर ऑप्शन आप देख लीजिए कि कौन सा सामाजिक संस्था के रूप में विद्यालय के बारे में गलत है। तो इसे अपनी शैक्षिक गतिविधि में सामाजिक व्यवस्था और उसके संस्थानों के बारे में पढ़ाना है। ऑप्शन बी देखिए, जैसा कि यह समान रूप से अच्छे जीवन के लिए खड़ा है, यह समाज और उसके सभी संस्थानों का आलोचक है, यह समुदाय के पेशेवर आदर्शों के लिए खड़ा है, न कि उन आदर्शों के लिए जो यह व्यवहार करता है और सहन करता है। अब ऑप्शन डी देख लीजिए, यह स्कूली शिक्षा के लिए आने वाले विद्यार्थियों की जरूरत की संतुष्टि के लिए है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ऑप्शन ए जो है कि इसे अपनी शैक्षिक गतिविधियों में सामाजिक व्यवस्था और उसके संस्थानों के बारे में पढ़ाना है, बिल्कुल सही है। बी है, जैसा कि यह सामान्य रूप से अच्छे जीवन के लिए खड़ा है, यह समाज और उसके सभी संस्थानों का आलोचक है, यह भी सही है। ऑप्शन सी है, समुदाय के पेशेवर आदर्शों के लिए खड़ा है, न कि उन आदर्शों के लिए जो यह व्यवहार करता है और सहन करता है। ये देखिए, ये कथन गलत है। ऑप्शन डी जो देख रहे हैं, यह स्कूली शिक्षा के लिए आने वाले विद्यार्थियों की जरूरत की संतुष्टि के लिए है, यह भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यह गलत है विद्यालय के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक सामाजिक संस्था को परिभाषित किया गया किस रूप में? सरकार द्वारा स्थापित एक संस्था। ऑप्शन बी है, एक संस्था जो समाज की सेवा करती है। ऑप्शन सी है, रिश्तों की समग्रता, प्रक्रियाओं और सुविधाओं जो लोग एक विशिष्ट सामाजिक हित या आवश्यकता को पूरा करने के लिए विकसित करते हैं। वहीं ऑप्शन डी है कि सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्थापित एक संस्था है। यह एक सामाजिक संस्था को जो परिभाषित करती है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि रिश्तों की समग्रता। जो सामाजिक संस्था है वो रिश्तों की समग्रता, प्रक्रियाओं और सुविधाओं जो लोग एक विशिष्ट सामाजिक हित या आवश्यकता को पूरा करने के लिए विकसित करते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। विद्यालय और समाज के बीच संबंध के बारे में एक और प्रश्न यहां पर लेते हैं कि विद्यालय समाज का एक सच्चा प्रतिनिधि है। यह कथन किसका है? कोहलबर्ग, पियाजे, जॉन डीवी, स्टेनले हॉल। तो इसका जो सही जवाब होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन डीवी का ये कथन है कि विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है। जॉन डीवी ने ये बातें कही है, ये कथन उनका है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कौन सा कथन शिक्षा और समाज के बीच द्विपक्षीय संबंध को दर्शाता है? ध्यान दीजिए, शिक्षा और समाज के बीच द्विपक्षीय संबंध को दर्शाता है। क्या है? विद्यालय एक लघु सामाजिक व्यवस्था है, समाज ने विद्यालय खोलने की योजना बनाई है, विद्यालय समाज का एक प्राणी है। ऑप्शन डी है, विद्यालय समाज द्वारा स्वयं को फिर से बनाने के लिए बनाया गया है। तो इसमें जो सटीक आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी है कि विद्यालय समाज द्वारा स्वयं को फिर से बनाने के लिए बनाया गया है। समाज और शिक्षा के बीच द्विपक्षीय संबंध को यही दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा एक एक पॉइंट को। समाज में विद्यालय की भूमिका, किसमें? समाज में। क्या है? ऑप्शन ए देखिए, विद्यालय हमारे समाज में ज्ञान और शैक्षिक कौशल को प्रसारित करने से परे कार्य करते हैं। समझ गए? ऑप्शन बी है, इनमें शैक्षिक पाठ्यक्रम के साथ साथ समाजीकरण जैसे कार्य और नई पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक मानदंडों और मूल्यों का प्रसारण शामिल है। ऑप्शन सी है कि विषम मिश्रणों में एक साथ क्षमता के कई भिन्न स्तरों पर काम कर रहे छात्रों को पढ़ाना। उसके बाद ऑप्शन डी है कि छात्रों को उनकी रुचियों और क्षमताओं की पहचान करने में मदद करना और व्यक्तिगत अधिगम के लक्ष्य निर्धारित करने में उनका समर्थन करना। अब देखिए यहां पर ऑप्शन ए, बी, सी, डी ये सभी समाज में विद्यालय की भूमिका है। तो जो सही जवाब होगा ना ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है? छात्रों से संपर्क, अभिभावकों से संपर्क, सामाजिक सर्वेक्षण या पुस्तक अध्ययन। तो निकट समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं
उनका अध्ययन करने का जो सर्वोत्तम साधन है वह है सामाजिक सर्वेक्षण। अगर आप सामाजिक सर्वेक्षण करते हैं तो निकट समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उसका आप ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेंगे, बेहतर तरीके से अध्ययन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक क्या है? विद्यालय की आधारभूत सुविधाएं, कक्षा कक्ष प्रणाली, पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण अधिगम सामग्री, विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर जो है वो महत्वपूर्ण सूचक है विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23, कई एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, चाहे प्रधान शिक्षक परीक्षा हो या सीटेट आने वाला एग्जामिनेशन सीटेट के, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है, उक्त कथन किसका है? मैकाइवर तथा पेज, लैपियर, राइटर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मैकाइवर तथा पेज। नंबर 24 है कि शिक्षा प्रदान करने की औपचारिक प्रकृति किस काल के दौरान गुरुकुलों, आश्रमों और परिषदों के माध्यम से शुरू हुई थी? वैदिक काल, मुगल काल, मध्यकाल या बौद्ध काल? इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ना, वैदिक काल में शिक्षा प्रदान करने की जो औपचारिक प्रकृति है वो वैदिक काल के दौरान गुरुकुलों, आश्रमों और परिषदों के माध्यम से शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु में शामिल कौन नहीं है? आप जानते होंगे इस एक जो प्रश्न है वो बहुत ही आसान है, शिक्षक, विद्यालय, बच्चे और सरकार। तो जो ऑप्शन है उसके अनुसार आप जानते हैं कि शिक्षा के केंद्र बिंदु में शामिल कौन है? शिक्षक है, विद्यालय है और बच्चे हैं। कौन नहीं है? तो सरकार नहीं है। तो जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो दोस्तों यह था विद्यालय शिक्षा और समाज अंतर संबंधों की समझ यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 3 का एमसीक्यू का वीडियो। मैंने कोशिश किया, जैसा कि वीडियो के शुरू में भी मैंने बताया था आपको, फिर मैं बता रहा हूं, सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही एसेंशियल है, इसको ध्यान में रख करके बनाया गया था। और आपने जो क्वेश्चंस देखे होंगे उससे आपको इसका एहसास भी हुआ होगा। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चंस ऐसा लगे कि आप भूल सकते हैं उसे नोट भी कर लें, और पीडीएफ तो मैं आपको दूंगा ही, क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा आपकी तरफ से इसका डिमांड भी हो रहा है। तो चलिए चैनल पर बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।